नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की बात में। पश्चिम बंगाल में कल 142 सीटों पर वोटिंग होनी है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वोटिंग मशीन्स पोलिंग स्टेशंस में पहुंच गई हैं। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। जनता भी तैयार है। सारी पार्टियों के नेता जनता से अपनी बात कह चुके हैं और अब सब भगवान के सामने अर्जी लगा रहे हैं। सेकेंड फेज की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्सेस की 2550 कंपनियां तैनात की हैं। इनमें से 273 कंपनियां तो सिर्फ कोलकाता शहर के लिए डिप्लॉयड है। दूसरे राज्यों के 95 आईपीएस अफसरों को ड्यूटी पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। यूपी काडर के अफसर अजय पाल शर्मा को लेकर जबरदस्त विवाद भी हो रहा है। अजय पाल शर्मा तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के इलाके में लोगों को गड़बड़ी न करने की हिदायत देते दिखाई दिए तो जहांगीर खान ने जवाब में पुष्पा फिल्म का डायलॉग दे मारा। कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं और फिर धमकी भी दी। कहा कि अजय पाल शर्मा ने खेल शुरू किया है लेकिन खेल खत्म वो करेंगे। आईपीएस अफसर को लेकर कंट्रोवर्सी क्यों हुई? अजय पाल शर्मा के जो वीडियो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, उनकी सच्चाई क्या है? जिन 7 जिलों में कल वोटिंग होनी है वहां का सियासी माहौल कैसा है? राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं? वोटिंग से पहले नेताओं ने क्या दावे किए और जमीन की हकीकत क्या बताती है, यह मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं चुनाव आयोग ने सेकेंड फेज की वोटिंग के लिए कैसी तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की वोटिंग में सीआरपीएफ, एसएसबी, आरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के 3.25 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। सेंट्रल फोर्सेस के करीब 35,000 जवान तो अकेले कोलकाता में तैनात हैं। पहली बार किसी चुनाव में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी लगाया गया है। 142 सीटों पर वोटिंग की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 142 जनरल ऑब्जर्वर, 95 पुलिस ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई है। कल होने वाली वोटिंग पर कोलकाता में बने सेंट्रल कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। चूंकि 7 जिलों में वोटिंग होनी है, इसलिए सेंट्रल कंट्रोल रूम को 7 अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा गया है और हर क्लस्टर की जिम्मेदारी एक नोडल अफसर को दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के सेंट्रल कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों के मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जहां से हर पोलिंग स्टेशन के आसपास के इलाकों से लगातार लाइव फीड आ रही है। सीएपीएफ का यह कंट्रोल रूम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों के कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। चुनाव सुरक्षा के लिए 6000 से ज्यादा क्विक रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं। इसके अलावा हिंसा से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों में केंद्रीय बलों के जवान लगातार संवेदनशील इलाकों में निगरानी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने हर इलाके के लिए हेल्पलाइंस खोली हुई हैं। अगर किसी भी एरिया में कोई गड़बड़ी होती है तो आम लोग इन हेल्पलाइन नंबर्स पर फोन करके सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत इसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर एक जॉइंट कंट्रोल रूम सिस्टम है जिसमें सभी सीएपीएफ के नोडल्स जो हैं चुनाव के दिन आके बैठते हैं, उनके सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं। और यहाँ पर जो रिस्पांस सिस्टम आप पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम लोग के किस तरीके से मिलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में 2 महीने पहले ही सीएपीएफ यूनिट्स यहाँ पर आ गई थी, जिनके द्वारा यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक्सरसाइज की गई और उसके तहत जो है यहाँ पे बहुत एरिया से फैमिलराइज सीएपीएफ हुई है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को सीधे आती है। इसके अतिरिक्त हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा हमारा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सीओ ऑफिस वेस्ट बंगाल के रूम में भी वहाँ पे कंट्रोल रूम में है और हर जिला निर्वाचन अधिकारी जो डीओ है उनके रूम के अंदर हम उनके कंट्रोल रूम, कंपोजिट कंट्रोल रूम में हमारे डिस्ट्रिक्ट फोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, आरओ कंट्रोल रूम है। इसके अलावा जो हम लोग का अपना सूचना तंत्र है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, सब जगह से जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, एक ही इंफॉर्मेशन कई बार अलग अलग सोर्सेज से भी आ सकती है, उसके हम लोगों ने एक रिस्पांस सिस्टम बना रहा है जिसके तहत हम लोगों ने हर जो हमारे यहाँ पे 16 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स अभी चुनाव में जा रही हैं और एक पार्शल जा रही है, उसको हम लोगों ने क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया। हर क्लस्टर में 3 से 4 सिपाही, 4-5 सिपाही हैं और उनके ऊपर उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं। जैसे ही हम लोगों को कोई सूचना मिलती है तो हम लोग सीधा उनसे वार्ता करते हैं जो वहाँ पर हमारे तैनात हैं। हमारे पास कौन किस बूथ पे तैनात है, वहाँ पे क्यूआरटी क्या है, वहाँ पे कंपनी कमांडर्स क्या हैं, उन सब के नंबर्स हम लोग के पास में हैं। तो जैसी कोई सूचना आती है हम लोग वहाँ पे जाते हैं। हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स कोऑर्डिनेटर जो सीएपीएफ के नोडल हैं उनको इंटीमेट करते हैं, जो उनके नियरेस्ट यूनिट्स हैं उनके सीनियर वहाँ पे पहुँचते हैं। तो कुल मिला के जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है कि किसी भी सूचना को एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर अटेंड कर लें। 2550 कंपनियां जो तैनाती है, कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जहां सीएपीएफ की तैनाती नहीं है।
बंगाल में सेकेंड फेज की वोटिंग में कुल 3,21,73,837 मतदाता हैं। सेकेंड फेज की 142 सीटों पर एसआईआर भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नॉर्थ 24 परगना में एसआईआर के बाद 12.5 लाख से ज्यादा वोट कम हो गए हैं। साउथ 24 परगना में करीब 11 लाख, हावड़ा में लगभग 6 लाख, हुगली में 4.5 लाख से ज्यादा और नादिया जिले में 4,85,000 से ज्यादा वोट कम हुए हैं। सेकेंड राउंड की कम से कम 25 सीटें ऐसी हैं जहां एसआईआर की वजह से विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट कम हुए हैं। एसआईआर की वजह से कोलकाता की 11 सीटों पर लगभग 7 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। जिस भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, वहां भी 25% से ज्यादा, करीब 51,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने एसआईआर के जरिए भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने की साजिश की, लेकिन बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। फिर ममता भवानीपुर से बाई इलेक्शन जीतकर विधानसभा में पहुंची थी। इस बार ममता नंदीग्राम से नहीं लड़ रही हैं, तो शुभेंदु अधिकारी ममता को चुनौती देने भवानीपुर पहुंच गए। कोलकाता नगर निगम के 7 वार्ड्स में फैली भवानीपुर विधानसभा सीट को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी, जैन, सिख, मुसलमान सब रहते हैं। यहां के वोटर्स की बड़ी तादाद बिहार और झारखंड के अप्रवासी लोगों की भी है, जो रोजगार के अवसरों की तलाश में कोलकाता आकर बस गए। भवानीपुर असेंबली सीट 2009 के डिलिमिटेशन के बाद बनी थी, जिस पर शुरुआत से ही टीएमसी का कब्जा है। पिछले बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी इस सीट से 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भवानीपुर असेंबली सेगमेंट में तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी से सिर्फ 8,000 वोट ज्यादा मिले थे। इसलिए इस बार भवानीपुर की बैटल ममता बनर्जी के लिए बहुत टफ मानी जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण किया और इसके जवाब में बंगाल के हिंदुओं ने उनके साथ खेला कर दिया है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है। बीजेपी कोई इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस के बाद हम सब मिला के बीजेपी कॉन्फिडेंट है, वी मस्ट विन। 170 से ऊपर जाएगा। ऊपर का आंकड़ा पता नहीं है। जब वेव होता है ना, तब कहाँ जाकर रहेगा। तो बंगाल में हर वक्त जिस पार्टी को मिलता है 185, 90, 200 पार कर जाता है। यहाँ नैरो नहीं होता, यहाँ जो माहौल होता है इस तरीके से होता है। और भवानीपुर में ममता को आप हराइएगा? जरूर। हराने के लिए तो मोदी जी मुझे भेजा यहाँ, अमित शाह जी आशीर्वाद दिया, नितिन नवीन जी मुझे सिंबल दिया ना, हराने के लिए ना। एलिगेशन आप लोगों को लगता है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं बंगाल में, और कहीं ना कहीं ये कम्युनल डिवाइड करके ही अब मुसलमान कार्ड ममता जी खेला, उसका उल्टा खेला हिंदू लोग कर रहा है। हम लोग नहीं खेलते। कोई इमाम मुआज्जिम ममता बनर्जी का कैंपेन करता है, हमारी कोई पंडित पुरोहित मंदिर में टीका लगाने के बाद नहीं बोलता है कि तुम बीजेपी को वोट दो। हम लोग का जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम्स भी आपको वोट देंगे? एक स्मॉल परसेंटेज। ये शुभेंदु अधिकारी के दावे थे। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले भवानीपुर समेत तमाम इलाकों में बाहरी लोग बड़ी तादाद में घुस रहे हैं, बीजेपी कैश बांट रही है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमका रही है, ताकि चुनाव के नतीजों में हेराफेरी की जा सके। There is intrusion by outsiders in these constituencies. Especially, we also highlighted that this is happening in Bhavanipur and constituencies of North Calcutta. Today, throughout, since yesterday and today, constantly TMC active workers have been targeted and they have been continuously harassed and called to the respective local police stations. And also instances of plenty of recovery of cash from BJP Karyakarta and BJP leaders. So what has happened? The cash and the gold which has been recovered from them, some are fleeing from when after being caught, some are running away, this, that. But what is being done and what stringent measures are being taken? It has to be more stringent. You cannot allow Bohirokotas outside. It is becoming very prominent that those who do not belong to these constituencies are entering these constituencies. So these have been brought, but there is not much hope that we see. शशि पांजा टीएमसी की सीनियर लीडर हैं और वो कह रही थीं कि कोलकाता की भवानीपुर सीट और दूसरी सीटों पर बड़ी तादाद में ऐसे लोग आ रहे हैं जो यहां के निवासी नहीं हैं
और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं पुलिस ऑब्जर्वर्स टीएमसी के लोगों को बिला वजह थाना बुलाकर तंग कर रहे हैं। कल से यह सिलसिला चल रहा है। बीजेपी वालों से बड़ी तादाद में नकदी मिल रही है, गहने मिल रहे हैं, फिर भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की जीत का दावा करें, ये उनका हक है, लेकिन आंकड़े क्या बताते हैं? पिछले इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने भवानीपुर समेत कोलकाता की सभी 11 सीटें जीती थी। कोलकाता के साथ साथ हावड़ा की 16 और पूर्वी बर्धमान की भी सभी 16 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने परचम लहराया था। हुगली जिले में 18 में से 4 सीटों पर बीजेपी कामयाब जरूर हुई थी, लेकिन 14 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। इसलिए आंकड़े तो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरीके से हैं। इस बार भवानीपुर और ग्रेटर कोलकाता, मतलब कोलकाता, हुगली और हावड़ा, इनका क्या माहौल है, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, ये समझने के लिए हम अपने रिपोर्टर्स के पास चलेंगे जो बहुत वक्त से कोलकाता समेत पूरे बंगाल में घूम रहे हैं। पहले बात करते हैं, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन नारा हमारे साथ हैं, मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं और ओंकार हमारे साथ हैं। तो पवन, आप बताएं, आपको बहुत वक्त हो गया वहां पर गली गली घूमते, लोगों से बात करते हुए। कोलकाता शहर जरा समझाइए, इसको क्यों ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड कहा जाता है? आंकड़ों में तो यह साफ दिखता है। क्या इस बार कोई हवा बदली हुई है? सौरभ जी, लगभग 1 महीने 35 दिन यहां रहने के बाद हमने एक बात का एहसास किया कि 23 तारीख के चुनाव से पहले तक भयंकर चुप्पी हमने महसूस की थी। 23 की वोटिंग को हमने देखा कि लोग बोलना शुरू हुए। उसके बाद कलकत्ता की सड़कों पे हमने बदल अक्सर सुना, लेकिन एक तरीका दूसरा इस खबर को देखने का यह है कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हावड़ा, जो संख्या आपने बताई, यहां बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली। यहां एक बड़ी संख्या उन कामगारों की है जो सड़क पर काम करते हैं, मसलन गाड़ी चलाते हैं, फेरी, रेहड़ी, छोटी दुकान लगाते हैं, जो कि इंक्रोच स्पेस पर है। बहुत से लोगों से हमने ऑफ कैमरा बात की, उन्होंने कहा कि हम चाहकर भी ममता के खिलाफ वोट नहीं दे सकते क्योंकि हमारा सर्वाइवल उस दुकान पर है जो कि सीधे सरकार के कर्म पर है। तो बहुत से लोग हैं, दे आर ग्रैब्ड बाय देयर नेक्स, यानी उनकी गर्दन पर सीधा सत्ता का हाथ है। ऐसे में यहां लोग हमें हताश भी नजर आए कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। ये ठीक वैसे 2011 वाली स्थिति लगी जब लेफ्ट के सामने टीएमसी थी, ममता बनर्जी चुनौती दे रही थी। हर कोई मान रहा था कि ममता की चुनौती मजबूत है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह पा रहा था कि लेफ्ट हार जाएगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य हार जाएंगे, जाधवपुर सीट हार जाएंगे। ऐसी ही चुप्पी, ऐसी ही शांति हमने यहां देखी है। और एक शख्स का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, भाई साहब ये ममता है, हार जाए तब का भरोसा है। तो जो लोग पहले दावा कर रहे हैं कि मैं यहां की जबान को, हवा को, ट्रेंड को महसूस कर रहा हूं, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं जी। वोट पड़ जाने तक कोई फैसला नहीं हो सकता। यह चुनाव 180 सीट और 110 का है। जो हारेगा वो 100, 110 पाएगा और जो जीतेगा वो 180। लेकिन कौन, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नजदीकी मुकाबला है बीजेपी और टीएमसी के बीच। जिस तरफ करवट जाएगी वो 180 जाएगा। ठीक है पवन, आपने बड़ी क्लियर बात कही। अच्छा, दूसरे फेज में बंगाल के जिन 7 जिलों में कल वोट डाले जाएंगे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्थ और साउथ परगना जिलों को माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल की विधानसभा की 294 सीटों में से 64 सीटें अकेले इन 2 जिलों से आती हैं। पिछली बार इन 64 में से 58 सीटें टीएमसी जीती थी। बीजेपी को नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटों में सिर्फ 5 सीटें मिली थी, लेकिन साउथ 24 परगना में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। नॉर्थ 24 परगना में बैरकपुर, बारासात और बनगांव जैसे इलाके अहम हैं। साउथ परगना में डायमंड हार्बर और अलीपुर के इलाके इंपॉर्टेंट हैं। साउथ 24 परगना बंगाल का सबसे बड़ा जिला भी है। यहां पर 35% आबादी मुसलमानों की है। आज साउथ 24 परगना में माहौल बहुत गंभीरा। साउथ 24 परगना की फल्टा सीट पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी के करीबी जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं। 41 साल के जहांगीर खान को बंगाल सरकार ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रखी है। जहांगीर खान पर आरोप है कि वो चुनाव से पहले वोटर्स को धमका रहे थे, जिसके बाद कल चुनाव आयोग के पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान के घर जाकर उनके परिजनों को ऐसी हरकतों से बाज आने को कहा
और यह भी कहा कि नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। बाद में एक चुनावी रैली में जहांगीर खान ने भी अजयपाल शर्मा को धमकाने की कोशिश की और कहा कि पिक्चर तुमने शुरू की है तो इसका अंजाम हम तय करेंगे। जो लोग सीआरपीएफ के दस्ते देखकर शेर बन रहे हैं वो एक फूंक में उड़ा दिए जाएंगे। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় মাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। जहांगीर खान कह रहे थे कि खेल उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। पिक्चर अभी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीआरपीएफ को देखकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर यहां की जनता घरों से निकली तो फिर सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। हालांकि जहांगीर खान की इस धमकी का अजयपाल शर्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। अजयपाल शर्मा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक बड़ा दस्ता लेकर आज जहांगीर खान के इलाके में पहुंचे। उन लोगों की धरपकड़ शुरू की जिन पर वोटर्स को धमकाने का आरोप है। जैसे ये खबर फैली तो जहांगीर खान के सपोर्टर्स इकट्ठा हो गए। उन्होंने अजयपाल शर्मा के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। असल में यूपी काडर के आईपीएस अफसर अजयपाल शर्मा अपने कड़क मिजाज और अपराधियों के एनकाउंटर के लिए मशहूर हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें साउथ 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किया है। जब कल अजयपाल शर्मा को शिकायत मिली कि टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान वोटर्स को धमका रहे हैं, तो वो फलता में जहांगीर खान के घर पहुंचे। वहां बंगाल पुलिस के 14 जवान तैनात थे। अजयपाल शर्मा ने एसपी से बात की तो पता लगा कि ड्यूटी तो सिर्फ 10 जवानों की है। इस पर अजयपाल शर्मा नाराज हो गए। उन्होंने बंगाल के पुलिस कर्मियों से नियम कानून के हिसाब से जिम्मेदारी निभाने की हिदायत दी। फिर वहां मौजूद जहांगीर खान के सपोर्टर्स से भी कहा कि गड़बड़ी करने के बारे में सोचें भी ना, क्योंकि गड़बड़ की तो इलाज बहुत सख्त होगा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अजयपाल शर्मा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और आरोप लगाया कि एक आईपीएस अफसर बीजेपी का एजेंट बनकर लोगों को धमका रहा है। इसके बाद जहांगीर खान ने भी कहा कि अजयपाल शर्मा तो बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन वो बीजेपी के आगे न झुके हैं और न बीजेपी के एजेंटों से डरेंगे। শুধু আজকে নয়, 15 বছর ধরে বিজেপি আমাকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, আমার সহকর্মীদেরকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আজও আমি এই মঞ্চ থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, 2026-এ আমাদের বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। দম আছে রুখেনি। আমি জাহাঙ্গীর অনেক মঞ্চে বক্তব্য রেখেছিলাম, পুষ্পারাজ ঝুঁকে নেই। আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না। আমরা সারা বছর মানুষের কাছে মাথা নত করি, গণদেবতার কাছে আমরা মাথা নত করি, আমরা মানুষের কাছে মাথা নত করি। ওই বিজেপি দালাল পুলিশের কাছে, ইসিআইয়ের কাছে আমরা মাথা নত করি না। जहांगीर खान कह रहे थे कि बीजेपी पिछले 15 साल से उन्हें धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगी। जहांगीर ने कहा कि वो झुकने वालों में से नहीं है और झुकेंगे तो सिर्फ अपने इलाके की जनता के आगे। बीजेपी के दलाल, इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल पुलिस के आगे तो कतई नहीं झुकने वाले। जहांगीर खान के समर्थकों की तरफ से अजयपाल शर्मा और केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की गई है।
महिलाओं की तरफ से दर्ज कराई गई पुलिस कंप्लेंट में अजय पाल शर्मा पर सेंट्रल फोर्सेस के जवानों के साथ रात के अंधेरे में घर में जबरन घुसने और महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। दूसरी तरफ अजय पाल शर्मा से कोऑपरेट नहीं करने के इल्जाम में फलता के जॉइंट बीडीओ सौरभ हाजरा को ट्रांसफर करके पुरुलिया भेज दिया गया है और चुनाव आयोग ने सौरभ भट्टाचार्य को फलता का नया जॉइंट बीडीओ नियुक्त किया है। वहीं अजय पाल शर्मा की वीडियो को लेकर बंगाल से लेकर यूपी तक खूब राजनीति हो रही है। टीएमसी ने अजय पाल शर्मा के ऊपर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है। उनके कई पुराने वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं जिसमें अजय पाल शर्मा डांस कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने भी अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट कहा कि अजय पाल शर्मा के ऊपर मिसकॉन्डक्ट के कई आरोप हैं। बीजेपी ने उनकी कमजोर नस पकड़ रखी है, इसीलिए अजय पाल शर्मा बीजेपी के इशारे पर नाच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में सब बाई इलेक्शन लोगों ने देखे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को निकलने नहीं दिया और वही मॉडल अपनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूं, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहां तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो, अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं। हालांकि बीजेपी ने अजय पाल शर्मा पर लग रहे आरोपों को खारिज किया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि अजय पाल शर्मा सख्ती और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के गुंडे परेशान हैं। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का जो उन्होंने पश्चिम बंगाल का जो फेट है, पश्चिम बंगाल का जो लीडिंग कैपेसिटी है, उसको ममता जी ने ये जहांगीर, ये शाहजहां, ये हुमायूं के पास दे दिया। उनका एक वीडियो वो कर रही है वायरल। अरे वीडियो तो सबका वायरल होता है, वीडियो में क्या होता है? बात काम का होता है ना। कौन पर्सनल लाइफ पे क्या कर रहा है उसका वीडियो क्या गैर कानूनी है? डांस करना क्या गलती है क्या? तो बहुत सारे वीडियो बहुत लोगों का नाम पे निकल चुका। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अजय पाल शर्मा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में भी पिटीशन फाइल की गई थी। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि अजय पाल शर्मा चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उम्मीदवारों को और वोटर्स को डरा रहे हैं। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इस पिटीशन को खारिज कर दिया कि अदालत 29 अप्रैल से पहले इस मामले में दखल नहीं दे सकती। इसके बाद टीएमसी की प्रवक्ता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि अजय पाल शर्मा चुनाव आयोग की शह पर उछल रहे हैं, लेकिन याद रखें कि बंगाल के लोग पुष्पा हैं, न झुकेंगे न डरेंगे। झुकेगा नहीं, हम लोग डरपोक नहीं हैं, हम लोग झुकेंगे नहीं, ये समझ लीजिए जी। आप आए हैं तो आप आए हैं, सिंघम होके आए हैं तो रहिए जी, आप सिंघम होके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। बंगाल में आके अगर आएंगे और सिंघम वाला ये बात दिखाएंगे तो हम लोग है यहाँ पर पुष्पा जैसे, आपको बोल देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं। ये क्या आपका पावर है कि आप घर घर में जाएंगे, थ्रेटन करेंगे लोग को? ये क्या बात है? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है क्या? ये क्या गणतंत्र है? डेमोक्रेसी को आप एकदम उसको नलिफाई करके आप जो कर रहे हैं, ये बंगाल के जनता देख रहे हैं। एक दफा के चुनाव में उसका जवाब हो गया है और कल जो दूसरा दफा का है उसमें भी ये जवाब एकदम हम जो बंगाल की जनता है दे देगी।
इस बार 24 परगना का क्या माहौल है, ये हम जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य के पास। ये यहीं पर अजय पाल शर्मा की ये कंट्रोवर्सी भी आपने देखी और ये भी हमने आपको बताया कि ये टीएमसी का बहुत बड़ा गढ़ है। मनीष, कुछ इस बार माहौल में परिवर्तन है? देखिए सौरभ, दक्षिण 24 परगना ऐसी सीट है जिसका कहीं ना कहीं असर दक्षिण 24 परगना से होकर कोलकाता तक आता है। दक्षिण 24 परगना की 31 सीट, कोलकाता की 11 सीट। अब आप मानिए कि वहाँ की इतना कोलकाता से करीब है, जिसको सबसे ज़्यादा टीएमसी का गढ़, बड़ा गढ़ कहते हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी वहाँ से सांसद हैं डायमंड हार्बर। एक भी सीटें बीजेपी की नहीं है। आज जब हम दक्षिण 24 परगना के तमाम जगहों पर जब घूम रहे थे, एक बात तो साफ है, आखिरकार वहाँ से कंट्रोवर्सी उठी किस लिए? वो सिर्फ इसलिए उठी है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एरिया डोमिनेशन की, क्योंकि लोगों में खौफ साफ तौर पे दिख रहा था। ऑन कैमरा उन्होंने मुझे बोला है। रही बात इस व्यक्ति जहांगीर की, इसका दबदबा उस एरिया में पूरी तौर पे दिखाई देता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने साफ कहा है कि अगर इस पूरे चुनाव में दक्षिण 24 परगना की सीट आती है बीजेपी के पास, खाता खुलता है या 1-2 सीटें भी आते, तो यकीनन मानिए पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। मिटिया बुर्ज से लेके काकद्वीप, डायमंड हार्बर, उस्थी, फाल्टा, ये तमाम ऐसे इलाके जो कि मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, इसमें पूरा जोर बीजेपी ने लगाया था, इस बार भी लगाया है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि घर से निकल के वोट करना। इस बार सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन अभी भी चैलेंज यही है कि अगर घर से निकल के पब्लिक वोट करती है, वोट परसेंटेज टर्नआउट जैसे पहले बढ़ा है वो होता है। और दक्षिण 24 परगना में इस बात का असर दिखाई देता है, लोगों में एक विश्वास जगती है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नतीजे कुछ और दशा दिखाएंगे। दक्षिण 24 परगना का पूरा संदेश कोलकाता तक आएगा, खासतौर पर मिटिया बुर्ज, पोर्ट और साउथ कोलकाता का जो इलाका है वहाँ तक के। और यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी और उनके साथ के जितने भी, चाहे वो जहांगीर हों या टीएमसी के बड़े नेता हों, वो ये मान के चलते हैं कि दक्षिण 24 परगना उनके कब्जे में है। टीएमसी बहुत मजबूती से इस गढ़ को अपना मानती है, बहुत कॉन्फिडेंट है। लोगों में ये मानना है कि मुस्लिम बाहुल अगर आप इलाके छोड़ दें तो काकद्वीप जो समुद्री इलाका है डायमंड हार्बर के आसपास का, जहाँ SC/ST वर्ग भी है, वहाँ इस बार थोड़ा लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, दबी जबान में ही सही, लेकिन चुपचाप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत बदलाव की आवश्यकता है, कि इस तरीके का वायलेंस, मार काट से वो उकता चुके हैं, कामकाज की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। हर समय एक वर्ग का उनकी नौकरी पेशे में अगर दखल है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो ये लहर जरूर उठी है, लेकिन कल अगर वहां पर लंबी कतारें दिखती हैं तो सौरभ, ये मुझे लगता है कि दक्षिण 24 परगना में बीजेपी को ओज मिला तो पश्चिम बंगाल में इसका असर बीजेपी के प्रॉफिटेबल के तौर पर दिखाई देगा। ठीक है मनीष। दूसरे दौर की वोटिंग में जहां कल मतदान होगा, उनमें से नादिया जिले में बीजेपी को पिछले इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। नादिया की 17 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी जीती थी। बीजेपी की इस कामयाबी में मतुआ, नामशूद्र और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का समर्थन सबसे बड़ी वजह था। सेकेंड राउंड की कम से कम 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतुआ वोट निर्णायक है। 2021 में इनमें से 13 सीट बीजेपी जीत गई थी, जबकि टीएमसी 17 सीटें जीती थी। ममता बनर्जी ने अपनी इलेक्शन पिच में एनआरसी को भी एक मुद्दा बनाया है और इस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश की है। तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को यह भरोसा दिया कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो CAA के जरिए सारे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इन बातों का वोटर्स पर कितना असर हुआ है, हम ये जानने के लिए चलते हैं ओंकार सरकार के पास। ओंकार, आपसे हम उस जिले के बारे में पूछ रहे हैं जो इस पूरे सेकेंड फेज की सीटों में बीजेपी के लिए सबसे फेवरेबल रहा पिछले इलेक्शन में। तो इस बार बीजेपी यहां से और गेन की उम्मीद कर सकती है? 2021 का देखा जाए तो इसी जगह से, यानी कि नदिया डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी को आया था, बीजेपी के खाते में गया था। टोटल 17 सीट है इस नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी के खाते में आए थे। और जिनमें से अगर ये डिवाइड किया जाए कि नामशूद्र और SC/ST कम्युनिटी का जो सीट है, ऐसे 7 सीट है, जिसमें से 7 में से 6 सीटों में बीजेपी खाता अपना खोल चुका था।
तो ये जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि कहा था कि बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी जो सीएए में अप्लाई करेंगे उनके लिए नागरिकता दिया जाएगा, तो इनके ऊपर 2021 साल में जैसे कि भरोसा रखा गया था और इस बार भी जैसे कि दबे आवाज में भी सही, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मोदी के ऊपर भरोसा रख रहा है। और इसके अलावा ये जो बाकी 8 सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल इलाका माने जाते हैं नदिया डिस्ट्रिक्ट में, तो ये इस सीट पे टीएमसी जबरदस्त रिजल्ट किया था, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। तो इस बार बीजेपी के तरफ से भी ये 8 सीटों के ऊपर स्पेशली ध्यान लगाया गया है, क्योंकि इस जगह से यानी कि नदिया डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी को और ज्यादा से ज्यादा सीट लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो जगह है ये जगह मतुआ बाहुल ही सही, मतुआ के साथ साथ हिंदू बाहुल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से भी ज्यादा सीट अगर बीजेपी ला पाई तो बीजेपी के लिए काफी लाभजनक रहेगा और सीटें की संख्या जो है वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए दोनों पक्ष यानी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस क्षेत्र के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है। लोगों का जो कहना है, मैंने हर एक तमाम जगह पे नदिया डिस्ट्रिक्ट के तमाम जगह पे घुमा है, लोगों का मन में जो डर था पिछले साल या फिर 2016 में जो डर था वोटिंग करने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, तो ये मसला इस बार नहीं है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितना सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है तो इससे इस जगह के लोग काफी संतुष्ट है। तो लोगों का जो कहना है कि वो खुलकर वोट करने कल जाएंगे, घर से निकलेंगे और अपना खुद का वोट वो खुद देंगे। इसका असर जो है, ये असर किस तरफ जाता है ये 4 तारीख को पता चल पाएगा। सौरभ, बहुत शुक्रिया ओंकार आपका। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कल जिन 7 जिलों में वोटिंग होनी है वहां पर तृणमूल कांग्रेस का होल्ड है। पिछले इलेक्शन में इन जिलों में 142 में से 123 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थीं। इसलिए बीजेपी ने इस बार इन जिलों में ज्यादा मेहनत की है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने यहां खूब प्रचार किया। घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार, इन मुद्दों पर बीजेपी का फोकस रहा। इसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल जिन 7 जिलों में वोटिंग होगी वो सारे जिले हिंदू डोमिनेटेड हैं। 7 जिलों में हिंदुओं की आबादी 2/3 से ज्यादा है और बीजेपी को लगता है कि अगर हिंदुओं का थोड़ा वोट भी तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है तो नतीजों पर बड़ा असर पड़ेगा। महिलाओं से भी बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 10 बड़े वादे किए हैं। अगर महिलाओं के वोट में सिर्फ 10% का शिफ्ट हो जाए तो 142 में से 73 सीटों के नतीजे बदल सकते हैं। चूंकि सेकेंड फेज में शहरी मतदाता ज्यादा हैं तो यहां दवाई, पढ़ाई और कमाई ये इश्यूज महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बीजेपी रोजगार की बात कर रही है जिससे नौजवानों का वोट खींचा जा सके। और तीसरा बड़ा मुद्दा है SIR। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। चूंकि इन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन ज्यादा है इसलिए वोट कटने का नुकसान भी ममता की पार्टी को ज्यादा होगा। इसलिए कल की पोलिंग पर सबकी नजर है। कल सुबह से इंडिया टीवी की टीम्स हर पोलिंग बूथ पर मौजूद होंगी। वोटिंग का हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा इंडिया टीवी पर। शाम 5 बजे वोटिंग खत्म होगी। उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सबसे पहले आप देख पाएंगे इंडिया टीवी पर। हालांकि चुनाव के नतीजे तो 4 मई को आएंगे, लेकिन नतीजों का अंदाजा आपको कल शाम इंडिया टीवी के एग्जिट पोल से हो जाएगा। तो कल दिन भर रहिए हमारे साथ और देखिए बंगाल चुनाव की स्पेशल कवरेज नॉनस्टॉप। अब बात गुजरात की। आज गुजरात से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई। लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा समेत गुजरात के सभी 15 नगर निगमों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अहमदाबाद नगर निगम की कुल 192 सीटों में से बीजेपी ने 160 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 32 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी और AIMM को यहां कोई कामयाबी नहीं मिली। सूरत में बीजेपी ने 120 में से 115 सीटों पर कब्जा किया। आम आदमी पार्टी को यहां सिर्फ 4 सीटें मिली। कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आई। राजकोट में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। राजकोट नगर पालिका की कुल 72 सीटों में से 65 बीजेपी जीती, जबकि बाकी 7 सीटें कांग्रेस को मिली। इसी तरह गुजरात की 84 नगर पालिकाओं में से 79 पर बीजेपी ने कब्जा किया। सिर्फ 5 नगर पंचायतों में कांग्रेस जीत पाई। जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है। 34 में से 33 जिला पंचायत पर बीजेपी जीती और 1 जिला पंचायत पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। तालुका पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। 260 में से 215 से ज्यादा पर बीजेपी को जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बम्पर जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी।
लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत को गुजरात की जनता का बीजेपी पर बढ़ते भरोसे का सबूत बताया और वादा किया कि बीजेपी इस भरोसे को कायम रखेगी, गुजरात के विकास के लिए और ज्यादा मेहनत करेगी। लोकल बॉडी इलेक्शन की कमान गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी के हाथों में थी। आज नतीजे आने के बाद हर्ष सांघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के किसानों के हक का पैसा गुजरात के चुनावों में इस्तेमाल किया, लेकिन गुजरात की जनता ने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी पर उनका भरोसा कायम है। जिस प्रकार से कई पॉलिटिकल पार्टीज ने गुजरात के नागरिकों को भड़काने की कोशिश की, गुजरात के नागरिकों को अलग रास्तों पे भेजने की कोशिश की, लेकिन गुजरात के नागरिकों ने फिर से एक बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विकास की राजनीति को चुना है। जिस प्रकार से पंजाब के किसानों के करोड़ों रुपए जो उनके हक के थे, जो गुजरात में चारों ओर एडवर्टाइजमेंट के बहाने खर्चे गए थे, गुजरात के लोगों को कंटिन्यूस भड़काने की कोशिश की गई थी, कभी समाजों को, कभी क्षेत्र को, ये सभी एंगल फेल गए हैं और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इसी बात पर खुश हैं कि गुजरात की जनता अब कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उसे देख रही है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इन चुनावों में सरकारी मशीनरी और एजेंसियों का दुरुपयोग किया। इसके बावजूद जो नतीजे आए हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रति गुजरात के लोगों के बढ़ते भरोसे का प्रमाण है। गोपाल राय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बार आम आदमी पार्टी स्थानिक निकाय चुनाव में एक मजबूत विकल्प बनकर के उभरी है और न सिर्फ परिणाम में बल्कि इस चुनाव की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, गुजरात में या पूरे देश में स्थानिक निकाय चुनाव में इतना बड़ा पुलिस का, क्राइम ब्रांच का, गुंडों का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। चप्पे चप्पे पर इन्होंने ये कोशिश की कि कैंडिडेट खड़ा ना हो। स्थानिक निकाय चुनाव में हमारे 250 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर हुआ, जेल में बंद किया गया, हमले हुए, सर फूड़े गए, गोलियां चली। लेकिन उन सबके बाद जो पहली बार ये घटना हुई है कि 5000 से ज़्यादा लोगों ने पर्चा वापस नहीं किया। उन्होंने कहा जो भी हो जाएगा हम चुनाव लड़ेंगे। ये आप आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स की बात, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की बात मैं कर रहा हूँ। और आखिरी समय तक उन पर दबाव बनता रहा, लेकिन पहली बार गुजरात के अंदर ये देखने में मिला है कि लोग अब लड़ने को तैयार हैं, बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। गुजरात में अगले साल विधानसभा के भी इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए लोकल बॉडी इलेक्शन का 2027 के लिए क्या संदेश है, ये समझने के लिए हम चलते हैं अहमदाबाद से हमारे सहयोगी निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, एक जिला पंचायत जीती आम आदमी पार्टी और वो उसको अपनी बड़ी जीत बता रही है, कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी विकल्प बन रही है, आम आदमी पार्टी पर भरोसा बढ़ रहा है, उसका प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, इसका आप 2027 के लिए क्या ट्रेंड देखते हैं? जी बिल्कुल सौरभ, सबसे पहले ना हम आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं। करीब 10,006 सीटों पे चुनाव हुए कुल मिलाकर के, जिसमें से करीब 8,000 सीटें बीजेपी जीती है और कांग्रेस, जिसे कि बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया गया था, वो करीब 1700 से 1800 के बीच में सीटें जीती है। और आम आदमी पार्टी, जिसके 5263 उम्मीदवार मैदान में थे, वो 300 के अंदर सिमट के रह गई है। और AIMIM जो है वो डबल फिगर में ही है, वो 3 फिगर में भी नहीं पहुंच पाई है इन चुनावों में। तो इससे आपको एक पिक्चर मिल जाएगी कि क्या परिस्थिति है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की। और एक बड़ा मैसेज जो इसमें सबसे पहले निकल करके आ रहा है वो ये है कि 30 सालों से भी ज्यादा जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है, जो शासन में है, उसके साथ अभी भी लोगों का जुड़ाव जो है वो उसी तरह से बरकरार है, या यूं कहें कि कई इलाकों में तो बहुत बड़ा भी है। और दूसरा जो मैसेज इसमें जा रहा है 27 के लिए, वो ये है कि कांग्रेस, जिसे कि बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया गया था, चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो उसे कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं, वो फिर भी 1700-1800 उम्मीदवार जितवा के ला रही है। यानी जो पार्टी बिल्कुल जमीन पर चली गई थी, यदि 22 के कंपैरिजन में भी देखें तो महज 17 सीटें जीती थी कांग्रेस,
तो वो अभी एक तरह से हम कह सकते हैं उसे थोड़ा ऑक्सीजन मिला है। खड़ी तो नहीं हो पाई लेकिन बैठ गई है। हो सकता है कि मनोमंथन करें तो शायद मुकाबले के लिए तैयार हो पाए। लेकिन जो बड़ा मैसेज इसके अंदर एक तीसरा सबसे बड़ा जा रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी और AIMIM जो है वो जो पार्टीज हैं जिस प्रकार से खुद को मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी में अपने विकल्प के तौर पे, नए विकल्प के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रही थी, उनको इस बार पूरी तरह खारिज कर दिया है यहाँ गुजरात के वोटर्स ने। हाँ, आम आदमी पार्टी ने एक जिला पंचायत जीती है, कुछ तालुका पंचायत भी जीते हैं, लेकिन वो मैं सौरभ आपको बता दूं कि पार्टी का जो संगठन है उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, उसकी मजबूती का रिफ्लेक्शन नहीं है। जहां पे कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं उनके उन इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी की वजह से सौराष्ट्र में और कुछ आदिवासी इलाकों में आम आदमी पार्टी को कुछ पॉकेट्स में जीत जरूर मिली है, लेकिन ये अभी भी ये क्लेम करने के लिए सफिशिएंट नहीं है कि वो बीजेपी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वक्त तो जो क्लियर संदेश निकल करके आ रहा है, बीजेपी यदि कोई बहुत बड़ी गलती ना करे तो 2027 के लिए पूरी तरह एक फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पर उभरती हुई दिख रही है अभी भी। जी निर्णय, बहुत शुक्रिया आपका। निर्णय कपूर बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी और AIMIM गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए लोकल बॉडी इलेक्शन में केजरीवाल और ओवैसी दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दोनों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन चुनावों में गुजरात की जनता ने AIMIM को तो पूरी तरह खारिज कर दिया। पिछले चुनाव में अहमदाबाद नगर निगम में ओवैसी की पार्टी ने 7 वार्ड में जीत हासिल की थी। इस बार ओवैसी ने खूब मेहनत भी की, बुलडोजर एक्शन को मुद्दा बनाया, लेकिन अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी का खाता भी नहीं खुला। केजरीवाल की पार्टी का भी यही हाल हुआ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पिछली बार सूरत में 27 सीटें जीती थी। इस बार सूरत में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। हालांकि सौराष्ट्र और गुजरात के कुछ आदिवासी इलाकों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है, लेकिन कांग्रेस की ताकत पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा है। हालांकि कांग्रेस ने लोकल बॉडीज की 10,000 में से 1500 के करीब सीटें जीती हैं और बीजेपी को करीब 7,500 सीटें पर कामयाबी मिली है। इसलिए फिलहाल इतना तो तय है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर ही। अब बात दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल के बाद आज मनीष सिसोदिया ने भी ऐलान कर दिया कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट का बायकॉट करेंगे। शराब घोटाले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ना वो खुद पेश होंगे, ना उनकी तरफ से कोई वकील जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे। बापू की समाधि पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं जिसमें उनके सामने सत्याग्रह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मामला कोर्ट का है, अदालत का है। हम अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी न्याय प्रणाली ने, हमारी जुडिशरी ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आज़ाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दिए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल आज पहली बार बीजेपी के दफ्तर में पहुंची। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने औपचारिक तौर पर स्वाति मालीवाल को बीजेपी की मेंबरशिप दी। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, हो सकता है बापू की समाधि पर बैठकर उन्हें सद्बुद्धि आ जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को ड्रामा करने की आदत है और ये कोई आज की आदत नहीं है, ये बहुत समय से उनकी आदत है। आज हालत ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जी के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही पूरे देश में ड्रामा, झूठ, फरेब, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इसके लिए जाने जा रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है और मुझे तो लगता है कि राजघाट पहुंच ही गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वहां बैठ के थोड़ा सा चिंतन कर लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इस देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाना, इस देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आप किस तरीके की पर्सनल अटैक कर रहे हैं, कैसी राजनीति? दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो केजरीवाल के सत्याग्रह को सर्कस कह दिया। उन्होंने कहा केजरीवाल की नौटंकी अब नहीं चलने वाली है, उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। जिसे वो सत्याग्रह बता रहे हैं, दिल्ली में अमूमन समय समय पर सर्कस लगती है,
तो आज वाली जो सर्कस थी ये लगभग 40-45 मिनट की थी। सत्याग्रह के नाम पर जो नौटंकी अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं वो दिल्ली वाले बहुत पहले देख चुके हैं और दिल्ली जानती है कि ये वो ठग हैं जिन्होंने दिल्ली को ठगा है। तो अब इनके इस नौटंकी में कोई आने वाला नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं कि शराब घोटाले में जो पाप उन्होंने किया है वो पाप का घड़ा फट चुका है। अंततः उनको उसकी सजा मिलनी है। वो कितनी टिप्पणी कर ले न्यायालय पे, कितनी टिप्पणी कर ले न्यायाधीश पे, अंततः उनको जाना कानून की शरण में ही पड़ेगा। केजरीवाल करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाकर राजनीति में आए। आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनाई, फिर अन्ना हजारे ने साथ छोड़ दिया। लेकिन केजरीवाल लोगों की नज़र में हीरो बन चुके थे और इसका उनको फायदा मिलता रहा। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर इसके बाद अरविंद केजरीवाल के अलग रंग दिखे तो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स उनका साथ छोड़ गए। ये सिलसिला अभी तक जारी है। शराब घोटाले और शीश महल की तस्वीरों ने केजरीवाल के ईमानदारी के दावों पर उसकी हवा निकाल दी। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को वापस घर भेज दिया। इसलिए केजरीवाल इस वक्त बहुत बौखलाए हुए हैं। अब तक वो राजनीतिक विरोधियों पर हमले करते थे, लेकिन अब उन्होंने न्यायपालिका पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। इससे केजरीवाल को और नुकसान ही होगा। मुंबई के पास ठाणे से एक हैरान करने वाली खबर आई। मीरा रोड इलाके में एक शख्स ने धर्म पूछकर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में जुबैर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। जुबैर कल रात ठाणे की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा। उसने वहां तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड से कलमा पढ़ने को कहा। जब वो नहीं पढ़ पाए तो पूछा कि क्या वो हिंदू हैं, और जैसे इन लोगों ने कहा कि हाँ वो हिंदू हैं, तो जुबैर ने सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करके घटना के कुछ घंटों के अंदर ही जुबैर नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जांच से पता चला कि जुबैर अंसारी का परिवार अमेरिका में रहता है। वो खुद साइंस ग्रेजुएट है, अमेरिका में केमिस्ट्री पढ़ाता था। कुछ महीने पहले ही वो ठाणे आया था और किराए के मकान में रहने लगा। जुबैर की घर की तलाशी के दौरान कुछ आतंकी संगठन और आईसिस के दस्तावेज मिले हैं। कुछ नोट्स में लोन वुल्फ, जिहाद, गाजा ये शब्द भी लिखे हुए हैं। जैसे ही ठाणे में हुई इस घटना की खबर फैली तो बीजेपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। किरीट सोमैया ने कहा कि इस हमले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसके पीछे कोई जिहादी नेटवर्क है। पूरे नया नगर में हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वार किया जाता है, धमकियां दी जाती है। इसी प्रकार से ये दोनों जो सुरक्षा कर्मियों को कलमा पढ़ने को कह के जो जैब दुबेर ने जो वार किया है, मैं इन सब जो जिहादी लोग हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। आपने देखा नासिक में कॉरपोरेट जिहाद, अपराधी कौन, दानिश और तौसीफ। अमरावती में कोचिंग क्लास जिहाद, आरोपी अयान अहमद। अग्रीपाड़ा में टेलीकम्युनिकेशन जिहाद, आरोपी अशरफ सिद्दीकी। घाटकोपर में छोटे बच्चियों के संबंध में जिहाद, आरोपी फिरोज इकबाल। और यहाँ पर जय दुबेर, देवेंद्र फडणवीस सरकार, ये सब जिहादियों के पीछे, और इसके पीछे जो फंडिंग हो रहा है ये मालेगांव से ऑपरेट हो रहा है। मुंबई पुलिस ने अब इसकी जांच एटीएस को दे दी है। एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने यह हमला अकेले किया या इसके पीछे बाकी कोई नेटवर्क है। जुबैर अंसारी अमेरिका से अकेला भारत क्यों आया, पहले कुर्ला में और फिर नयानगर में क्यों रुका, इस बात की भी जांच हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी तक की जांच से ऐसा लग रहा है कि जुबैर अंसारी किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। वो सोशल मीडिया पर वीडियोज देखकर कट्टरपंथी बना है। हे जे प्रकरण आहे हे बघितलं तर सेल्फ रॅडिकलायझेशनचे प्रकरण आहे। मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं, साहित्य, इंटरनेट या माध्यमातनं रॅडिकलायझेशनचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नातनं हा जो व्यक्ती आहे, आरोपी आहे, हा तयार झालेला दिसतोय। त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि यह सेल्फ रेडिकलाइजेशन का मामला है। जिस आरोपी ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया उसने किताबों, साहित्य और इंटरनेट के माध्यम से खुद को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया। वो जिहाद करना चाहता था, इसलिए उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। यह आरोपी जुबैर अंसारी पढ़ा लिखा है, खुद टीचर है।
अगर ऐसा शख्स अमेरिका से भारत आकर इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है तो ये चिंता की बात है और इस मामले की जांच गहराई से होनी चाहिए। आज ओडिशा से इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली एक तस्वीर आई। ओडिशा के क्योंझर में एक आदिवासी व्यक्ति अपनी बहन का सड़ा गला शव लेकर बैंक के दरवाजे पर पहुंच गया। असल में दियानाली गांव का रहने वाले जीतू मुंडा की बहन की मौत 2 महीने पहले हुई थी। बहन के अकाउंट में 19,000 रुपए जमा थे। जीतू मुंडा का दावा था कि वो अपनी बहन का अकेला वारिस है, इसलिए ये 19,000 रुपए उसे दे दिए जाएं। लेकिन बैंक के अधिकारियों ने बहन का डेथ सर्टिफिकेट लाने को कहा, वो उसके पास नहीं था। बैंक के अफसरों ने कहा कि जीतू मुंडा अपनी बहन के मृत्यु का सबूत लेकर के आए तभी पैसा मिलेगा। इसके बाद जीतू मुंडा गांव गया। उसने कब्रिस्तान में दफन अपनी बहन की लाश को निकाला और उस लाश को कंधे पर रखकर बैंक ले गया। उसने अपनी बहन का कंकाल बैंक के बरामदे में रख दिया और बैंक के खाते में जमा 19,000 रुपए देने की डिमांड करने लगा। बैंक के बाहर कंकाल देखकर अफरा तफरी मच गई। पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने समझा बुझाकर जीतू को वापस भेजा और कंकाल को वापस कब्र में दफना दिया गया। बैंक के रीजनल मैनेजर ने कहा कि घटना के वक्त जीतू नशे में था। उसे बैंक कर्मचारियों ने नियम समझाए थे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। जब बैंक प्रबंधन ने अपने स्तर पर घटना की जांच की तो पता चला कि जीतू की बहन के 3 वारिस अभी भी हैं, इसलिए अकेले जीतू को यह रकम नहीं दी जा सकती। अब मामला क्लियर हो गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, इसलिए पूरी रकम जारी की जा रही है। जीतू मुंडा आदिवासी हैं, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, गरीब है। 19,000 रुपये उसके लिए बड़ी रकम है, इसलिए उसे जो ठीक लगा उसने किया। लेकिन ये पूरी घटना हमारे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग होगी। 142 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर में शिव मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। और बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट की दूसरी मीटिंग कल होगी। 11 सैटेलाइट शहरों को बसाने के प्रस्ताव पर ठोस रूपरेखा बनेगी। आज की बात में इतना ही।